हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 12 दिसंबर 2020 की शाम और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आप सबके सामने आया हूँ आज। आपसे कुछ सवाल पूछने हैं और आप उन सवालों के जवाब दीजिए या सोचिए कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आप अगर मेरी आवाज़ अच्छे से सुन पा रहे हैं तो बताएं। तब तक मैं अपने इस टॉक को कुछ ग्रुप्स में शेयर कर लेता हूँ, फिर हम करेंगे शुरुआत आज के टॉपिक की। एक अच्छी चीज देखने को आ रही है कि पोस्ट दिवाली जो एक डर था कि दिवाली और छठ के बाद एक बहुत जोर शोर से हो सकता है कि कोरोना का प्रादुर्भाव दोबारा हो और बहुत सारे केसेस देखने को मिले। लकीली गॉड विलिंग ऐसा नहीं हुआ है और ये एक बड़ी सुखद सी बात लग रही है मुझे। तो इस बैकड्रॉप में चलिए आज शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक का। सवाल नंबर 1। मुकेश जी, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ऐसी चीज की बात कर रहा हूँ कि एक समय में इजिप्ट में जो दास होते थे, स्लेव्स होते थे, उनको डेली राशन में दिया जाता था ये खाने को, क्योंकि इसके खाने से बीमारियां और इन्फेक्शंस नहीं होते थे। चौधरी साहब, राम राम जी। किंग टूटनखामेन, जिनकी बड़ी फेमस इजिप्ट में मम्मी मिली और जिनका एक जो टूम मिला, उस टूम में साबुत पाया गया ये सुपर फूड। उनके जमाने में, टूटनखामेन के जमाने में 7.5 किलो इस वस्तु को देकर के आप एक अच्छा हेल्दी स्लेव या दास खरीद सकते थे। इतनी प्रीशियस मानी जाती थी हम जिस खाने की चीज की बात कर रहे हैं। तो अगर आप गेस कर पा रहे हो तो आप बताएं कमेंट में कि मैं किस खाने की चीज की बात कर रहा हूँ। कोरिया में इसको अचार के जैसे बनाकर भी खाया जाता है, खाया जाता था ट्रेडिशनली। और खासकर जब जंगलों में जाते थे और जहाँ बाघ शेर का खतरा होता था, वो ये पिकल्ड खा के जाते थे इस वस्तु को, जिससे बाघ आप पे अटैक ना करे। इस्लाम में इसको शैतान की पैदाइश भी बोला गया है, आप और समझ सकते हैं। ग्रीक एथलीट्स जो ओलंपिशियंस होते थे, उन सबको ये किसी स्पोर्ट्स इवेंट में जाने के पहले खिलाया जाता था। और जो ग्रीक वॉरियर्स होते थे, उनको भी युद्ध में जाने के पहले इसको बहुत खिलाया जाता था। तो और सोचिए क्या चीज हो सकती है। अभी इससे आपको शायद पता चल जाएगा कि ट्रेडिशनली यूरोपियन घरों में इसको नजर उतारने के लिए, मुकेश जी गुड इवनिंग, नजर उतारने के लिए और ईविल को दूर करने के लिए घरों में टांगा जाता था सैकड़ों साल पहले। अभी भी ये ट्रेडिशन पुराने जो आपको यूरोपियन घर हैं उनमें आपको देखने को मिल जाएंगे। इसे स्टिंकिंग रोज भी बोला गया है, मतलब ऐसा गुलाब जिससे थोड़ी सी बदबू आती है। आयुर्वेदा में इसके आयुर्वेद के जो सोर्सेज है जिसके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे, उसमें 5000 साल पहले से इसके इस्तेमाल हमारी सभ्यता में की जा रही है। मेसोपोटामिया में 4000 साल पहले से देखी जा रही है, जो कि ईरान, इराक और इजिप्ट के आसपास की जो जगह है। चीन में 3000 साल से इस सुपर फूड का इस्तेमाल हो रहा है लगातार। हिप्पोक्रेटस, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन बोला जाता है, वो इसको रिकमेंड करते थे इन्फेक्शंस में, घाव में, कैंसर में, कुष्ठ में और पेट से रिलेटेड बीमारियों में। तो बताइए कौन सी है वो चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं। और जैसा कि हमने आज के टॉपिक में डिस्क्लोज कर दिया है, वो है गार्लिक। तो आज हम बात करने वाले हैं इस सुपर फूड के, जिसको लहसुन गार्लिक बोलते हैं हम। एलियम सटाइवन फैमिली का होता है और ये प्याज की फैमिली है। तो अगर आप लहसुन और प्याज के पौधे को देखें शुरुआत में, तो शायद आपको ज्यादा डिफरेंस ना मालूम पड़े। खासकर जो किसान है, जो बचपन से देखा, उनको समझ में आए, बाहर के लोगों को कम समझ में आएगी। इसी फैमिली में आपको शैलेट्स आते हैं, लीक्स आते हैं, चाइव्स होते हैं। ये बेसिकली सेंट्रल एशिया का नेटिव प्लांट है, ईरान में भी पाया जाता था। सरप्राइजिंगली इसमें से बड़ी शानदार जानकारी मिली कि
दुनिया में जितना भी गार्लिक प्रोडक्शन होता है उसका 80% कब्जा चाइना का है। चीन सबसे ज्यादा लहसुन का प्रोडक्शन करते हैं। एक अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है तो एक डॉक्यूमेंट्री है रॉटन, आप अगर उसको रॉटन को देखें तो उसमें एक गार्लिक में खास एपिसोड है। प्रणाम पापा। और गार्लिक के क्यों अभी मुझे याद आई कि वहाँ जेल हुआ ये कि अमेरिकन लोग थोड़े सब कुछ तैयार चाहिए उनको, तो वहाँ पे अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट है पील्ड गार्लिक का, छीला हुआ जो लहसुन होता है और उसका सबसे बड़ा मार्केट है अमेरिका। सुमित्रा जी नमस्कार। तो अभी जो पील्ड गार्लिक मार्केट है उसमें चीन से बहुत सस्ती गार्लिक जाती थी। तो एक डॉक्यूमेंट्री में चोरी छुपे कैमरा उन्होंने लगा करके चेक किया तो पता चला कि चीन में जेल के अंदर हर कैदी को 20 किलो हर दिन गार्लिक छीलने की ड्यूटी दी जाती है, और अगर आप नहीं छीले तो आपकी पिटाई भी होती है। मतलब उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि सालों से लगातार गार्लिक छीलते छीलते उनके नाखून चले जाते हैं, तो कुछ तो दांत से भी छीला करते हैं। तो 20 किलो गार्लिक आपको अगर रोज छीलना पड़े तो सोचिए। डॉक्यूमेंट्री का नाम है रॉटन, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। भारत की बात करें तो हमारा नंबर 1 गार्लिक प्रोड्यूसिंग राज्य है राजस्थान, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे है और पंजाब नंबर 3 पे है। वर्ल्ड वाइड देखने जाए तो जैसे हमने पहले बताया कि 80% अगर खाली चाइना ही इसको उपजा रहा है, तो पूरे दुनिया में टोटल प्रोडक्शन में 22.3 मिलियन टन का कैपेसिटी चाइना की है। भारत नंबर 2 पे आती है, चाइना 22 मिलियन टन और हम हैं 1.7 मिलियन टन। बहुत बहुत फासला है। नंबर 3 पे बांग्लादेश आती है 0.7 मिलियन टन की। राजीव जी स्वागत है आपका। लहसुन की जो एक खास अपनी डिस्टिंक्ट गार्लिकी स्मेल होती है वो होती है सल्फर रिच कंपाउंड्स की वजह से, जिसमें बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। एक दो प्रमुख कंपाउंड का नाम बताऊंगा, एलिसिन है, एजोने है, डाइएलाइल पॉलीसल्फाइड है, सैपोनिन्स एंड फ्लेवोनॉइड्स जैसे उसमें प्लांट एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, जिसके बारे में आज बात करेंगे। गार्लिक जब तक आपके घर में पड़ा है, ऐसे स्टोर किया है, उसकी बदबू उतनी नहीं आएगी, लेकिन जैसे हम चॉप करेंगे या चबाएंगे या फिर क्रश करने की कोशिश करेंगे तो उसके इंट्रासेल्युलर सब्सटेंसेस से सल्फर कंटेनिंग बड़े ही शार्प कंपाउंड्स रिलीज होते हैं जो तीखे भी होते हैं। हालांकि इसमें से बहुत सारे इमीडिएटली उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और बाद में कुकिंग तक जाते जाते तो काफी माइल्ड हो जाती है। हम इंसानों को गार्लिक का टेस्ट जितना पसंद आता है, जानवरों को इसका टेस्ट पसंद नहीं आता। तो इसका फायदा प्लांट ने एज अपना डिफेंसिव मैकेनिज्म इसको शुरुआत की। राजीव जी स्वागत है आपका, पुष्कर भाई स्वागत है, सुगाता स्वागत है आपका। तो कई सारे मतलब एनिमल जो हैं, जो जैसे बकरी भी है तो उसको गार्लिक के पौधे को छोड़ के नहीं चढ़ते हैं, निकल जाते हैं। तो ये प्लांट का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म था। तो चिड़ियाँ कई सारी हैं जो गार्लिक के पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। बहुत सारे कीड़े गार्लिक के पौधे को नहीं लगता है। इसके लिए कई कल्चर्स में, कई सभ्यता में गार्लिक को एज अ मॉस्किटो रिपेलेंट एंड स्लग रिपेलेंट भी यूज किया जाता है। स्लग क्या बताऊं आपको, हमारे यहाँ घोंघा होता था ना, जैसे सितुआ घोंघा, बट जिसके शेल ना हो, तो ऐसे ही रेंगने वाले जो छोटे छोटे जीव होते थे वो लहसुन के पास बिल्कुल नहीं आएंगे। ध्यान दीजिए। ये जो एलाइल मिथाइल सल्फाइड है, जो कि लहसुन खाने के बाद हमारे डाइजेशन के दौरान जो बनती है, ये नॉन डाइजेस्टेबल है। ये जो कंपाउंड है ये पचती नहीं है। अब नतीजा ये होता है, यही आप में और हम में गार्लिक ब्रेथ, वो जो बदबू होती है लहसुन वाली, वो उसकी कारण है। और चूंकि ये पचती नहीं है तो ये आपके पसीने से निकलती है, आपके सांसों से निकलती है। तो होता क्या है, ये एलाइल मिथाइल सल्फाइड जो है ये नहीं पचने की वजह से खून में चला गया। खून में जाने के बाद ये होते जो लंग में आता है तो सांसों के थ्रू निकलता है और स्किन में जाता है तो फिर वहां से पसीने में निकलता है। तो जो ज्यादा लहसुन खाने वाले हैं उनके पसीने से भी डिस्टिंक्ट बदबू आती है। अभी इस बदबू की वजह से कुछ कल्चर्स में बोला जाता है कि जो आदमी ज्यादा लहसुन खाता है उसको मच्छर नहीं काटते। साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बट एक मान्यता है, पहले से चली आ रही है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मेसोपोटामिया में 4000 साल पहले लहसुन का जिक्र देखा गया है। तुतनखामन के कब्र में मिला,
ताबूत जो होती है वहाँ पे इंटैक्ट लहसुन का क्लोव मिला पूरा का पूरा। वहाँ पर हम गार्लिक ब्रेड, गार्लिक टोस्ट, ब्रुशेटा, क्रोस्टीनी, बाकी क्या क्या चीजों में इसको हम इतने सालों से खा रहे हैं। तो मैंने देखा कि देखिए गार्लिक मोटा मोटा तो हमारे कल्चर में हम मानते हैं कि सुपर फूड है, इसके पीछे क्या कुछ साइंटिफिक एविडेंस ला सकते हैं क्या? तो कुछ साइंटिफिक डेटा मिले जो आपके साथ शेयर करूंगा, बट उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, साथ रहिएगा, जो आयुर्वेद में गार्लिक को एक सुपर रसायन बताया गया है और क्यों उसको गार्लिक अ क्लव ऑफ इमोर्टैलिटी, अमरत्व देने वाला एक पदार्थ बताया गया है इसको। तो साथ में रहिएगा मेरे। healthline.com के हिसाब से 11 बेनिफिट्स बताते हैं गार्लिक के। नंबर 1 के हिपोक्रेटस साहब ने बोला था कि लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन भी बोला जाता है। वो तो एक्चुअली गार्लिक प्रिस्क्राइब किया करते थे लोगों को। तो एक बड़ी ही पोटेंट, नंबर 1 है पोटेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज देखी गई है गार्लिक में। नंबर 2, गार्लिक के न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है ये ज्यादा होती है, लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कैलोरीज के मामले में बहुत ही लाइट है, बहुत कम होता है। 3 ग्राम गार्लिक मतलब एक बड़ा क्लोव ले, अभी जो चाइना से आने वाला है गार्लिक, इसको मुंबई में चाइनीज गार्लिक ही बोलते हैं, जो बहुत बड़े साइज का होता है, वो आराम से 3 ग्राम का होता है। तो उसमें आपको आपके डेली वैल्यू का मैंगनीज 2%, विटामिन B6 2%, विटामिन C 1% तक मिल जाएगी आपको। और जहां तक दूसरे एलिमेंट्स की बात है तो कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन और B1 भी आपको गार्लिक में मिलते हैं। ये एक नंबर 3 पे है कि अगर ये वर्ल्ड वाइड माना जाता है कि कॉमन कोल्ड जो है, जो सर्दी जुकाम होता है, उसको फाइट करने में ये बहुत मदद करती है। तो इसके ऊपर स्टडी भी की गई कि 63% ऑफ ट्रायल में जो लोग थे उनमें कोल्ड के इंसिडेंस से 63% कम हो गए। एक ग्रुप को गार्लिक खिलाया गया, एक ग्रुप को सीधे एक नकली दवाई खिलाई गई। तो जो गार्लिक खाने वाले, रोज खाने वाले लोग थे, उनमें 63% लोगों को सर्दी कम हुई। 12 सप्ताह की स्टडी थी। दूसरा, सर्दी अगर लोगों को हुई भी तो उसमें जो सिम्टम का लेंथ होता है वो 70% तक कम हुआ। मतलब आपको अगर सर्दी हुई गार्लिक खाने के बाद भी तो कम देर के लिए हुई। चौथी पॉइंट, इससे बोला जाता है कि इससे हमारी ब्लड प्रेशर कम होती है। एग्जैक्ट रीजन नहीं मालूम है, बट ये देखा गया कि गार्लिक एक्सट्रैक्ट अगर 600 to 1500 मिलीग्राम पर डे दिए जाएं तो इसकी जो इफेक्ट है वो एक काफी प्रभावी ब्लड प्रेशर की दवाई है, एटेनोल, उसके बराबर में ये ब्लड प्रेशर रिड्यूस करती है। नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड मुझे याद है बचपन में एक गार्लिक सप्लीमेंट आती थी, गार्लिक ऑयल का एक ट्रांसपेरेंट कैप्सूल आता था। पापा बताएंगे क्या नाम था उसका, बट बचपन में पापा को खाते देखा था हमने। तो इट मे इम्प्रूव कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऑल्सो। इनफैक्ट और कोलेस्ट्रॉल कम हो तो पूरी कार्डियोवास्कुलर डिजीज की जो रिस्क है वो भी कम होती है। तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल तो 10 से 15% तक देखे गए पेशेंट्स में रेगुलर गार्लिक के सेवन से कम होती है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है उस पे ये खासकर ज्यादा काम करता है। हालांकि HDL पे कोई असर नहीं देखा गया है, ना ही इसका ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स पे इफेक्ट देखा गया है। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को कम करता है कोलेस्ट्रॉल। नंबर 6, गार्लिक को एक रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स बोला गया है। तो जैसे हमारी बॉडी में इंजन कोई भी गर्म होती है तो हमारी बॉडी में भी बहुत सारे रिएक्शन चलते रहते हैं और बहुत सारे फ्री रेडिकल्स भी रिलीज होते रहते हैं। तो उससे और उसके प्रभाव को कम करने के लिए हमें अलग अलग तरह के प्लांट सोर्सेज से और सप्लीमेंटेशन के थ्रू एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए। तो एजिंग जो है वो भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा कम होती जाती है और फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स बढ़ते जाते हैं। तो क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं, गार्लिक को बताया गया है कि ये अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया जैसी खतरनाक ब्रेन रिलेटेड जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस हैं उसको स्लो कर सकता है। कारण क्यों? बहुत सिंपल है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, ब्लड प्रेशर को कम करेगा, बट साथ के साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बढ़ाएगा। तो ये कलेक्टिवली एक
प्रोटेक्टिव बेनिफिट देते हैं, ये साइंटिफिक रीजनिंग है। नंबर 7, बिकॉज ऑफ ऑल दीज बेनिफिट ऑल्सो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, मतलब जो गार्लिक रेगुलर यूज करने वाले हैं उनमें एजिंग स्लो होती है, तो मतलब अच्छी बात है दवाइयों के कंपैरिजन में कि हम खाने में इसका इस्तेमाल करें और इसके फायदे उठाएं। इंप्रूविंग एथलेटिक परफॉर्मेंस, जो पहले भी हमने बताया कि ग्रीक में, एथेंस में जब भी ओलंपिक होते थे तो उसमें खिलाड़ियों को गार्लिक दिया जाता था खाने के लिए। हालांकि इंसान में तो आप और मैं समझ सकते हैं कि किसी भी चीज की जो क्लिनिकल ट्रायल होती है उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। गार्लिक को कोई भी कंपनी पेटेंट नहीं कर सकती, तो उसके ऊपर में टेस्ट और रिजल्ट्स और बाकी सारी नहीं होते हैं जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं। बट चूहों पे कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो उन्होंने देखा कि जो चूहों को गार्लिक खिलाया गया उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। हाँ, थैंक यू पापा, याद आए गार्लिक पिल्स, और बॉटल भी मुझे याद है, वो बचपन में काफी देखा करते। हालांकि कोई ह्यूमन स्टडी नहीं है। नंबर 9 पे है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हेवी मेटल डिटॉक्सिफिकेशन। तो अभी हाल फिलहाल में ही साउथ में कहीं न्यूज आई कि बहुत सारे लोगों को ब्रेन रिलेटेड एलिमेंट्स हो रहे हैं, और अल्टीमेटली ये पाया गया कि हालांकि भी पूरी तरह कंक्लूसिव नहीं है, पेस्टिसाइड्स की वजह से हेवी मेटल कंटामिनेशन एंड उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो एक्चुअली एक कार बैटरी बनाने वाली प्लांट के लेबरर्स में उनको लेड का एक्सपोजर बहुत होता है। लेड एक डिक्लेयर्ड कार्सिनोजन है, कैंसर कॉजिंग बताया जाता है उसको। तो जो लोग गार्लिक रेगुलर सेवन करते हैं उनमें 19% तक रिडक्शन इन द लेड लेवल्स देखा गया। तो ये इसके पीछे एक थ्योरी ये है कि गार्लिक जो है ये हेवी मेटल्स के साथ कंबाइन होता है और फिर हेवी मेटल्स को अपने साथ साथ बाहर निकाल लेता है। हाय गौतम, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। नंबर 10, मे इम्प्रूव बोन हेल्थ। अब ये अगेन फिर इंसानों में तो अब लहसुन के ऊपर कौन रिसर्च करने जाएगा, बट चूहों में देखा गया कि उनकी बोन हेल्थ को ये इम्प्रूव करता है। कैसे? ये खासकर जो फीमेल रोडेंट्स थे उनमें उनके एस्ट्रोजन लेवल को इंक्रीज करता है, तो उनकी बोन मास, बोन डेंसिटी बढ़ती है। अभी नंबर आखिरी जो बोलूं वो कि टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है, और खासकर हमारे जो भारतीय खाने की जो स्टाइल है उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट के बिना तो शायद ही कुछ बनता हो। हालांकि कुछ हैं हमारे यहाँ लोग जो इसको धार्मिक कारणों से नहीं खाते हैं, तो हमारे जो जैन भाई बंधु हैं वो जो कि जमीन के नीचे का कुछ भी नहीं खाते, तो उनको लहसुन प्याज सब वर्जित है। वैष्णव है, ब्राह्मण्स हैं, वो भी इसको अवॉइड करते हैं। तो अभी आते हैं आयुर्वेद के ऊपर। आयुर्वेद में लहसुन के ऊपर में क्या लिखा गया है? तो लहसुन को लहसुना बोला गया है आयुर्वेद में, और ये जो हम बात कर रहे हैं ये आज से मतलब साइंटिस्ट लोगों का बोलना 4000, बट हमारा और जो भारतीय सभ्यता के जानकार हैं उनका बोलना है कि 5000 6000 साल से पुरानी बात है, क्योंकि कोई कंक्लूसिव डिटेल नहीं है। और आप कोई भी रिसोर्सेज देखने जाएं तो उसमें आपको बिल्कुल यूरोपियन डेटा मिल जाए, क्योंकि ये सब रीसेंट डेटा है, बट हमारी डेटा बहुत पुरानी है और हमारी डेटा को बहुत क्षति पहुंची। अलग अलग जो आतताई आए, आक्रमण हुआ हमारे ऊपर में, तो चाहे वो तिमूर आए, नादिर शाह आए, चाहे जो मुगल अटैक हुआ, तो यहाँ तक एक दुखद बात पढ़ते पढ़ते पता चली कि नालंदा की जो लाइब्रेरी थी, जो पुस्तकालय थी, उसमें जो आग लगी तो 3 महीने तक वो आग जलती रही। इतने किताब थे, इतने, तो एक कल्चरल डिस्ट्रक्शन वाली जो फेज आई ना, उसमें हमारी बहुत सारी जानकारी धीरे धीरे गुम हो गई। खोज कर निकाली तो आयुर्वेद में लहसुन बोला गया है, और जो भारतीय हिंदू मान्यता है उसमें वैष्णव, ब्राह्मण और जो योग प्रैक्टिस करने वाले, जो योगा के रूट पे चलते हैं, उनको प्याज लहसुन दोनों मना है, क्योंकि योगिक कल्चर में और ब्राह्मण और वैष्णव सोच के हिसाब से इनको तामसिक फूड कहा है, जिससे इसमें गर्मी आती है और जो सेक्सुअल डिजायर है वो भी इंक्रीज होती है, तो इन लोगों को वर्जित है। हालांकि साथ के साथ आयुर्वेद में इसको रसायन बोला गया है, मतलब अ केमिकल व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ मेडिसिन। तो बहुत बड़ी बात है। अभी गार्लिक की जो उत्पत्ति है, जो लहसुन कहाँ से आया और कैसे बना, इसके ऊपर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। तनुज भाई, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। एक अष्टांग हृदय करके
आयुर्वेद की किताब है उसमें लिखा गया है कि जब ये अमृत मंथन चल रहा था और ये जॉइंट कोलैबोरेशन थी असुर और देवों के बीच में, तो डीमंस एंड गॉड्स बोथ, तो क्या था कि समुद्र मंथन किया जा रहा था और वो नाग को लेकर के, याद होगा आपको बचपन में फोटोज देखी होंगी आपने, तो उस मंथन के दौरान जो नेक्टर निकली, जो अमृत निकला, जो अमृत निकला, उस अमृत को पहले तो जॉइंट कोलैबोरेशन में हुआ था कि दोनों को मिलेगा, फिर तभी विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप रचा और वो अमृत कलश लेकर के डांस करते करते आ गए और सारे देवताओं को अमृत देने लगे। उसी में एक नौटी राक्षस राहु जो था वो आके देवताओं की लाइन में बैठ गया और उसके मुंह में भी कुछ बूंद अमृत के गए, लेकिन तभी विष्णु को ख्याल आया कि ये तो असुर है और असुर के मुंह में अमृत चला गया, तो तभी उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाई और उसका गला काट दिया। तो उसके मुंह में जो अमृत गया था वो नीचे गले तक तो नहीं गया, लेकिन जब भी वो मुंह से नीचे जमीन पे गिरा और जहां पे वो टपका है, जहां गिरा है, तो उन अमृत के बूंदों से दो चीजों की पैदाइश हुई। ये लिखा है अष्टांग हृदय में, और वो दो पदार्थ जो बने हुए हैं प्याज और लहसुन। तो ये एक थ्योरी हो गई। तो इस थ्योरी के हिसाब से गार्लिक, देखिए लहसुन जो है वो बेसिकली अमृत माना गया है, लेकिन अब चूंकि असुर के मुंह में जाके निकला है तो इसको अशुद्ध माना गया है, कॉन्टैमिनेटेड है। थैंक यू राजीव जी। तो इसलिए अब असुर के मुंह से निकली चीज ब्राह्मण कैसे खा सकते, तो ब्राह्मण इसको अवॉइड करते हैं। हालांकि एक दूसरी कहानी भी है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। भाव प्रकाश आयुर्वेदिक टेक्स्ट है, उसमें बताया गया कि महाभारत में विष्णु भगवान के जो वाहन है गरुड़, तो वो गरुड़ ने इंद्र से अमृत छीना, और अमृत छीन के जब वो आ रहे थे तो कुछ बूंदे जो है वो जमीन पे गिर गई, और जहां पे वो बूंदे गिरी तो गार्लिक बन गई। अभी यहाँ पे वो असुर वाला नहीं है, तो यहाँ पवित्र भी नहीं माना गया। हालांकि तीसरी कहानी भी है, वो भी शॉर्टली बता देता हूँ। कश्यप संहिता में लिखा गया है कि इंद्र की पत्नी को सैकड़ों साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ, तो काफी परेशान भी हुआ, और तो उन्होंने इंद्र जी को ही बोला, तो इंद्र जी ने बोला ठीक है हम आपको अमृत देते हैं। तो मैडम को जब भी अमृत दिया गया पीने के लिए, तो उसमें से उनको जो ढकार आई या कुछ बूंदे नीचे गिरी। हालांकि वो गिरी बूंदे तो कुछ ऐसी अपवित्र जगहों पे गिरी, तो बने तो वो लहसुन ही, लेकिन जहाँ चूंकि अपवित्र जगह पे गिरी इसलिए ब्राह्मणों को वर्जित रहा। तो इंद्र ने जब वो गिरा तो उन्होंने बोला कि मानव के लिए ये अमृत का काम करेगा, लेकिन चूंकि ये अपवित्र जगह पे गिरा इसलिए ब्राह्मणों को इसको नहीं खाना। तो तीसरी कहानी। राजीव जी आप कौन सी कहानी बता रहे हैं, बताइएगा। तो ये जो आयुर्वेद में और खासकर जो कश्यप संहिता है उसमें जो लहसुन के बारे में चीजें इंटरेस्टिंग बताई गई हैं कि ये रस प्रधान है, मतलब पंचेंट है, और इसमें सारे स्वाद हैं, खाली खट्टापन छोड़ के। तो कड़वा, मीठा, तीखा, वो सारे फ्लेवर्स आते हैं। इसकी जो जड़ होती है वो पंचेंट होती है, जो पत्ते होते हैं बिटर होते हैं, स्टेम स्ट्रिंजेंट होती है, जो एपेक्स होती है वो सॉल्टी होती है, और इसके जो बीज होते हैं वो मीठे होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। अभी इसकी जो पूरी प्रकृति है लहसुन की, वो गर्म प्रकृति होती है, पंजेंट होती है, तीक्ष्ण, भारी होती है, खाने में ऑयली होती है और क्लाउडी होती है। अब इसके कर्म क्या है, ये क्या क्या किन चीजों में काम और किस तरह का काम करती है। तो पहले सबसे पहले है वेदना स्थापना, मतलब एनाल्जेसिक का काम करती है। लहसुन जो है वो दर्द में अच्छा काम करती है। दूसरा वाताग्न, जिनको वात की ज्यादा बीमारी है, तो मतलब जॉइंट रिलेटेड डिसीजेस, तो आपको याद होगा हमने एक एपिसोड की थी पहले, डू यू नो योर बॉडी टाइप, तो उसमें हमने 3 टाइप निकल के आए थे, वात, पित्त और कफ। तो मैं वापस चाहे तो वो लिंक डाल दूंगा कि आप लोग भी अपने वात, पित्त और कफ का एक क्विज लें, और आपको बहुत अच्छा एक प्रोफाइल निकल के आएगा कि आप किस प्रकृति के हैं। जहां तक मेरा सवाल है तो मैं पित्त और कफ का मिश्रण हूँ, पित्त ज्यादा है, कफ कम है। तो 2 चीजें बताई हमने। उसके बाद इसको श्वेतहारा बोला गया, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं गार्लिक में अकॉर्डिंग टू कश्यप संहिता।
डाइजेस्टिव है, कफ हटाती है, पेट की अग्नि को बढ़ाती है, भूख बढ़ाती है। कार्मिनेटिव है, पेट में अगर कॉलिक पेन होता है उसको रोकती है। एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टीज है, अब कीड़ों को मारती है। डायूरेटिक, शरीर से एक्स्ट्रा पानी को निकालना, सीमेन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। ओवेरियन फंक्शन, औरतों के खासकर जो फीमेल फर्टिलिटी है उसको बढ़ाती है लहसुन। मर्द में एफ्रोडीसियक का काम करती है, इसको शुक्राणु वीर्य बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिजुविनेट करती है, एक ताजगी देती है, एक ताकत देती है, और साथ के साथ ये लंबी जिंदगी को सहारा देती है, स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ एंड एजिंग को स्लो करती है। साथ के साथ क्लैरिफाइज इंटेलेक्ट एंड मेमोरी, आपकी जो सोच है, आपकी जो उसको तीक्ष्ण बनाती है। यहाँ तक लिखा गया है कश्यप संहिता में कि लहसुन खाने वालों की शाइनेस भी चली जाती है, शर्मीलापन कम होता है, कॉम्प्लेक्शन क्लियर होती है। हालांकि तवज्जो में ज्यादा देता नहीं उसको कॉम्प्लेक्शन को, बट जिनको इंटरेस्ट है कि आप जो और गोरे दिखे तो उनके लिए लहसुन एक अच्छा ऑप्शन है। शरीर के अंदर के चैनल्स होते हैं उनको साफ सफाई करती है। जॉइंट्स को सपोर्ट करना, अगर फ्रैक्चर होते हैं तो उनको जल्दी हील करने में मदद करती है। एक्जिमा एंड सोराइसिस में भी आयुर्वेदिक पद्धति के हिसाब से लहसुन मदद करती है। लहसुन बोलते हैं, लहसुन बोलते हैं, हमारे यहाँ लहसुन बोलते हैं। आई के लिए टॉनिक का काम करती है, हेयर के लिए टॉनिक का काम करती है। इट्स ऑल्सो हार्ट स्टिमुलेंट एंड लिवर स्टिमुलेंट। तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है लहसुन के फायदों की। मैं जो सोर्सेज यूज कर रहा हूँ उसको मैं लिंक पोस्ट करूंगा, आप भी इसकी जानकारी और निकालें और इसका फायदा उठाएं। कश्यप ऋषि ने बोला है कि लहसुन एक ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट नंबर 1 हर्ब है, जिसको इंसान अगर रेगुलर अपने खाने में इस्तेमाल करे, उसका सेवन करे, तो उसको बीमारियों से ज्यादा पल्ला नहीं पड़ेगा। इसको एज अ दवाई कश्यप जी, हालांकि उनके जो डोसेस थे बहुत ज्यादा हुआ करते थे, वो 100 150 मतलब वजन के हिसाब से आदमी को खाना है, तो वो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। हालांकि कुछ है वात पित्त अन्न कफ में, सबको भी खाने की रिकमेंडेशन नहीं है उस हाई डोसेस में, बट नॉर्मल डोसेस जो हम 2-4 क्लोव्स दिन के खाते हैं उसके लिए कोई आपत्ति आयुर्वेद में नहीं बताई गई है। तो अगर आप गार्लिक का एज अ मेडिसिनल इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आपको किसी एक अच्छे वैद्य से संपर्क करके तब करना होगा। अदरवाइज जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है उसमें हम गार्लिक रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। और ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि इसके इतने सारे हिडन बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में शायद इतनी जानकारी मुझे पहले नहीं थी। तो आयुर्वेद में इसको फ्रैक्चर्स में यूज किया जाता है, डिसलोकेशन में यूज किया जाता है, किसी तरह की बोन डिसीज होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस, ब्रेन रिलेटेड, गाउट में इस्तेमाल होता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम वाली कंडीशन में इस्तेमाल होता है, सीमेन रिलेटेड डिसीज हुए मेल के तो उसमें इस्तेमाल है, वर्टिगो में इस्तेमाल है इसका, कफ में है, जिनको ब्रीदिंग सांस की तकलीफ होती है, खासकर अस्थमा के लोग हैं, उनमें गार्लिक का इस्तेमाल आयुर्वेदिक पद्धति में किया जाता है। स्किन डिसऑर्डर्स, सॉफ्ट ट्यूमर्स, सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स, मतलब आयुर्वेद में कैंसर के इलाज में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। कैटरैक्ट में मोतियाबिंद जो होती है, क्रोनिक फीवर होना उसमें, इंडाइजेशन में, तो एक्चुअली उसका डोसेस भी लिखा है, छोटा घर में कभी कैसे इस्तेमाल करना है, मैं वो भी लिंक आप सबसे शेयर कर लूंगा। बट पुराने जमाने में इसको मलेरिया के लिए भी इस्तेमाल होता था, पेशाब रिलेटेड जो बीमारियां होती थी, खासकर स्टोन होना, उसमें भी यूरिनरी स्टोन में भी गार्लिक का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे मैंने पहले बोला, बहुत लार्ज अमाउंट में एकदम एक्साइटेड होकर बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप कम खा रहे हैं तो उसको बढ़ता गार्लिक को अपने डे टू डे लाइफ में थोड़ी तवज्जो दें तो अच्छा होगा। हमारे यहाँ हम उसको पहले से अच्छी क्वांटिटी में खा रहे होते हैं। तो अवॉइड किनको करना है लार्ज क्वांटिटी ऑफ गार्लिक यूज, जिनको कफ प्रकृति के हैं और पित्त डिसीजेस हैं जिनको, वो इसे अवॉइड करें। ज्यादा एज वाले लोग ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल ना करें। बच्चा होने के बाद या प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करनी है ज्यादा गार्लिक का इस्तेमाल। छोटे बच्चों को ज्यादा गार्लिक नहीं देनी है, या जिनको पेट से डायरिया हो रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, या फिर जिनको पाइल्स है उनको नहीं ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर जॉन्डिस में। तो अष्टांग हृदय में लिखा गया है कि ये विंटर में इस्तेमाल करने वाली मस्त सी चीज, और आप देखेंगे तो कल्चरली भी ये विंटर में गार्लिक का इस्तेमाल काफी देखा गया है हमारे अलग अलग कल्चर में। और अभी जैसे यहाँ विंटर चल रही है तो यहाँ पे तो गार्लिक के जो
उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन गार्लिक, मतलब पूरा उसको बड़ा नहीं होने दिया बल्ब और उसको खींच के निकाल लेते हैं, तो और उसको एक अच्छी तरह से सब्जी बनती है। आपको ये जानकर आश्चर्य तो नहीं होगा, बट अच्छा लगेगा कि लहसुन और प्याज की सब्जी बनती है राजस्थान में, और बड़ी अच्छी होती है। तो अगर आपके आजू बाजू में काठियावाड़ी खाना बनाने वाले लोग हैं तो उसकी आप ट्राई कर सकते हैं, बट वो लहसुन की सब्जी बहुत अच्छी होती है, अच्छी लगती है, खासकर मिलेट और बाजरे अगर रोटले के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो कश्यप ऋषि ने तो एक बहुत मजेदार बात कही कि जिनका रोज गार्लिक सेवन जो खाते हैं, जो लहसुन रोज खाते हैं, उनके दांत, उनका फ्लैश, नेल, बर्ड, मुस्टैच, कंप्लेक्शन, एज, स्ट्रेंथ कभी कम नहीं होगा अगर वो रेगुलर लहसुन का सेवन करते हैं। लगता है उनको लहसुन बहुत पसंद था। तो आप लोग अपने डे टू डे लाइफ में लहसुन को कितनी तवज्जो देते हैं? उम्मीद है आज के इस एपिसोड से थोड़ी सी और इंक्लिनेशन आपकी बढ़ी होगी लहसुन के बारे में। हालांकि वापस लहसुन खाने वाले अपना ब्रेथ लेके चलते हैं। अब उसमें आज हमने साइंटिफिक रीजन भी देखा कि व्हाई दैट गार्लिक ब्रेथ इज गार्लिकी एंड व्हाई इट परसिस्ट। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, इसके बारे में आपके विचार शेयर कीजिएगा। मैं हमेशा की तरह लिंक शेयर कर दूंगा हमारे चैट में। जो श्रोता यहाँ नहीं सुन पाए हैं वो बाद में अगर पॉडकास्ट पे सुनना चाहें तो भी आप मुझे इंडी मसाला के नाम से स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट पे सुन सकते हैं। जो इस वीडियो को बाद में देखना चाहें तो यूट्यूब पे भी आपको इंडी मसाला के नाम से एक चैनल मिल जाएगी जहाँ पे आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप सबको वीकेंड की बहुत बहुत बधाई, और कल एक अच्छी से इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर वापस मिलते हैं। तब तक गार्लिक खाइए और सैटरडे का मजा लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।